नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल के पूर्वावलोकन के क्वेश्चनों की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। और दोस्तों, इस सीरीज़ का ये पहला पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। ध्यान रखिएगा। एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। और इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग ये बनाए गए थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। जो इनकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, तो उनमें 4 सदस्य कौन कौन थे देखते हैं दोस्तों। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल। ध्यान रखिएगा इनके नाम को भी आप दोस्तों। तो इन 4 सदस्यों को भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। और इसी एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी एक्ट के तहत यानी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सर एलिजा एम्पे कलकत्ता में जो 1974 में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था, तो उसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। पीट्स इंडिया एक्ट 1774 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1700 पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया था। 1813 चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया। अनेक बार क्वेश्चन आया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1813 चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो 1813 चार्टर एक्ट द्वारा अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इम्पोर्टेंट हैं दोनों बातें, इनको आप ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और इसी के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए 1833 चार्टर एक्ट द्वारा। इसी चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया और सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, यानी कि धारा 87 थी। क्यों थी देखते हैं दोस्तों, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इन सब बातों को आप।
भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए इस अधिनियम के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया और यह बनाए गए थे भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ध्यान रखिएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ये अधिकार मिला और इस अधिकार के अनुसार ही सरकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। तो पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को अनेक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम का दूसरा नाम है? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1909 का दूसरा नाम है। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को भी बढ़ा दिया। ध्यान रखिएगा, परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार भी इस अधिनियम द्वारा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसमें लास्ट, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसी अधिनियम द्वारा किया गया था 1909 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इस अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और सांप्रदायिक आधारों पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसंसदीय व्यवस्था स्थापित की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी अधिनियम द्वारा यानी कि 1919 अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसंसदीय व्यवस्था स्थापित की गई। और दोस्तों इस अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अनेक बार पूछा जाता है, तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये दोस्तों 1919 अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संघात्मक सरकार की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित कर दिया गया था। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके
केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित कर दी गई थी। इसी अधिनियम द्वारा भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ध्यान रखिएगा। और इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर मॉरिस गवेयर। इसी अधिनियम के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये शासन अधिनियम 1935। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम। और दोस्तों वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. राय ने भी प्रस्तुत किया था। पूछे गए हैं दोस्तों दोनों, ध्यान रखिएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। और इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होना था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा गया है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, यानी कि 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश सरकार को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए और 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया और संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आया है यहाँ से भी, संविधान सभा प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। बीस नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली बैठक संविधान सभा की हुई है 9 दिसंबर 1946 को। पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुई है संविधान सभा की, डेट पूछी जाती है डायरेक्ट, 9 दिसंबर 1946, ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। ध्यान रखिएगा, 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था इस पहली बैठक में। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी पहली बैठक की, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ध्यान रखिएगा, डेट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था, चुन लिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा और इसके लिए दोस्तों कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ध्यान रखिएगा, ये डेट भी पूछी जाती है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो हस्ताक्षर कब किए गए थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, शॉर्ट में इनको दोस्तों BN राव कहा जाता है, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अनेक बार क्वेश्चन आया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनेक बार क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो 15 संख्या थी। ध्यान रखिएगा इसके आप नंबर को और देख लेते हैं इनके नामों को। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्ष यानी, वेलायुधन और बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा आप इसको दोस्तों। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसी के तहत भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अंतरिम सरकार का पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम सरकार के राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा गया है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। बाईस जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें पता चला है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा दोस्तों, और इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ध्यान रखिएगा आप, इसको क्वेश्चन आता है यहाँ से। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन मार्च के 1940 में जो भारत पहुंचा था। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जन्म इनका हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय सीट से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। ध्यान रखिएगा, पूना संसदीय क्षेत्र से। और दोस्तों, पूना सीट को उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त किया था। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा सुझाव दिया गया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। और अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन दोस्तों आइवर जेनिंग्स का है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, आइवर जेनिंग्स का है। और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन ऑस्टिन का है और यह उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पूर्वावलोकन के साथ संग्रह का पार्ट 1 वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।